प्यारे विद्यार्थियों, मेरा आज का व्याख्यान आनुवंशिक कोड अर्थात जेनेटिक कोड पर आधारित होगा। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं जेनेटिक कोड होता क्या है। जेनेटिक कोड आर ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रिंटेड ऑन mRNA by DNA which store informations of linking amino acids in a specific sequence to form proteins during protein synthesis। कहने का तात्पर्य यह है कि जेनेटिक कोड डीएनए द्वारा mRNA पर प्रिंट किए गए न्यूक्लियोटाइडों का वह क्रम है जिसमें प्रोटीन संश्लेषण के दौरान अमीनो अम्लों को एक विशेष क्रम में जोड़ करके प्रोटीन निर्माण से संबंधित सूचनाएं या आदेश निहित होते हैं, जेनेटिक कोड कहलाता है। तो आइए आगे समझते हैं कि जेनेटिक कोड के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होते हैं, यानी जेनेटिक कोड के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं। तो सबसे पहला लक्षण है जेनेटिक कोड का, जेनेटिक कोड इज ऑलवेज ट्रिपलेट। ऑलवेज ट्रिपलेट जेनेटिक कोड हमेशा क्या होता है, तीन तीन अक्षरों से बना होता है। आप देख लीजिए जेनेटिक कोड डिक्शनरी मैंने बनाया है, जितने भी कोडान हैं सब के सब क्या है, ट्रिपलेट हैं। पूरे 64 कोडान है और 64 के 64 कोडान क्या है, ट्रिपलेट है, यानी तीन तीन लेटर से बने हुए। तो कहने का मतलब जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होता है अर्थात तीन तीन लेटर से मिलकर बनता है। दूसरा है जेनेटिक कोड runs from 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। जेनेटिक कोड हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा की तरफ चलता है। यानी जेनेटिक कोड का निर्माण कहाँ होता है, डीएनए के द्वारा कोशिका के केंद्रक में होता है। केंद्रक हो गया, यहाँ क्या है, डीएनए है, और इसी डीएनए की 2 कॉपी, एक फोटो कॉपी होता है क्या, mRNA, और इसी mRNA पर डीएनए क्या करता है, अपने ये 5 प्राइम हो गया और ये 3 प्राइम हो गया। दिस इज mRNA एंड दिस इज डीएनए। अभी डीएनए क्या करता है, अब इसमें क्या हो, डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड हमारे एडेनिन, यहां हम इसकी बात करते हैं, एडेनिन हो गया, यहाँ गुआनिन हो गया, साइटोसिन हो गया, थाइमिन हो गया, एडेनिन हो गया, गुआनिन। जो भी अगर एडेनिन है तो यहाँ क्या बनेगा, ए किससे जुड़ता है, यू से, तो यू, यहाँ जी है तो सी, यहाँ सी है तो जी, यहाँ टी है तो यहाँ ए हो जाएगा, यहाँ जी है तो यहाँ सी हो जाएगा। कहने का मतलब जो डीएनए का होगा उसी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, mRNA पे बनेगा। तो डीएनए mRNA पर जिन न्यूक्लियोटाइडों को प्रिंट करता है उन्हीं को 3-3 के समूहों में क्या माना जाता है, जेनेटिक कोड माना जाता है। यही क्या कहलाते हैं, जो 3-3 के समूहों में इन्हीं को क्या कहा जाता है, कोडान कहा जाता है। ये कोडान होते हैं और इन्हीं कोडान को मिला करके संपूर्ण रूप में क्या कहा जाता है, जेनेटिक कोड कहा जाता है। ठीक है, तो जेनेटिक कोड के लिए हमने एक डिक्शनरी बना रखा है। इस डिक्शनरी को कैसे बनाया जाता है, इसको हम, इसके लिए मुझे आप मेरा जो पहला लेक्चर है इसके पहले, जिसको हम जेनेटिक कोड पार्ट 1 के नाम से रिलीज कर रहे हैं, उसमें आपको जेनेटिक कोड डिक्शनरी को कैसे बनाना है ये सारी जानकारियां मिल जाएंगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपको मेरा पार्ट 1 देखना होगा, जेनेटिक कोड पार्ट 1, और उसके बाद फिर ये जेनेटिक कोड पार्ट 2 जिसको मैं बना रहा हूं इसको देखना होगा, तब ये चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। तो जेनेटिक कोड रन फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। यहाँ देखिए 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ रन कर रहा है, और इसी की ठीक 2 कॉपी क्या होता है, mRNA होता है, इसी पे उन कोडानों को क्या करता है, प्रिंट कर देता है। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते हैं। इसका जो तीसरा है, जेनेटिक कोड इज कॉमालेस। कहने का मतलब जेनेटिक कोड क्या होता है, कॉमालेस होता है, यानी बिना पंक्चुएशन मार्क के होता है। उदाहरण के लिए AUG, GUG, CUC, UUU। कहने का मतलब जेनेटिक कोड में कॉमा या पंक्चुएशन मार्क जैसा कुछ नहीं होता। जहां एक कोडान खत्म होता है वहीं से अगला, उसी के आगे से अगला कोडान शुरू हो जाता है, और जहां दूसरा खत्म होता है उसी के आगे से तीसरा शुरू हो जाता है। जैसे AUG, इसके बाद जहां एक G खत्म हुआ
वहां से आगे आगे से GUG शुरू हो गया, फिर जहां खत्म उसके आगे वाला कोडान वहीं से शुरू हो जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, इसे कॉमालेस कहा जाता है। कॉमा अगर इसमें अगर इस तरह से लिखा जाता है इसको कि AUG एक हो गया, उसके बाद फिर एक छोड़ दिया जाता, मान लीजिए जी छोड़ दिया जाता, UGC ये दूसरा ऐसे हो जाता, तो ऐसे U को छोड़ दिया जाता, फिर CU इस तरह से हो जाता, इसको क्या कहा जाता है, कॉमा कहा जाता है। जेनेटिक कोड ऐसा कतई नहीं होता है। जेनेटिक कोड कैसे होता है, हमेशा ऐसे होता है जैसा हमने ऊपर लिखा है, यानी जेनेटिक कोड में कॉमा या पंक्चुएशन मार्क जैसा कुछ नहीं होता है। जहां एक कोडान खत्म होता है उसी के आगे से अगला कोडान शुरू हो जाता है। इसके बाद है जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग। ठीक है, जेनेटिक कोड कभी भी ओवरलैप नहीं करते हैं, यानी जहां जैसे उदाहरण के लिए AUG है, तो AUG जहां खत्म होगा उसके अगला कोडान उसके आगे से ही शुरू होगा, GUG अगला, इसके बाद जैसे CUC और UUU ये क्या है, ये सही पोजीशन है। अगर इसी को ऐसे लिखा जाए कि AUG GUG CUC UUU, और इसको इस तरह से हम कर दें कि जहां AUG खत्म हुआ, जहां खत्म हो वहीं से अगला शुरू हो जाए, GGU इस तरह से, तो ये क्या हो जाएगी, ओवरलैप पोजीशन हो जाएगी। देख रहे हैं ना, इस तरह से, यानी इसमें एक कोडान का जो अंतिम थर्ड लेटर है उसको अगर हम दो अगले वाले में शामिल कर लें तो ओवरलैपिंग कंडीशन कही जाती है। तो जेनेटिक कोड ऐसा कतई नहीं होता है। जेनेटिक कोड हमेशा ऊपर वाली स्थिति के अनुसार, यानी जहां एक कोडान खत्म होगा अगला कोडान उसके ठीक आगे से शुरू होगा, ना कि जहां वो खत्म हो रहा है वहीं से। ठीक है, तो यह है ओवरलैपिंग नॉन ओवरलैपिंग कंडीशन। तो जेनेटिक कोड हमेशा नॉन ओवरलैपिंग होते हैं, यानी कभी भी ओवरलैप नहीं करते। इसके बाद जेनेटिक कोड इज डीजेनरेट। जेनेटिक कोड हमेशा क्या होता है, डीजेनरेट होता है। डीजेनरेट का मतलब कि सेम अमीनो एसिड को कई कई कोडान कोड कर सकते हैं। पूरे जेनेटिक कोड डिक्शनरी में अगर देखा जाए तो केवल मेथियानिन और ट्रिप्टोफैन का ही एक एक कोडान है। मेथियानिन का AUG कोडान और ट्रिप्टोफैन का UGG कोडान है। केवल इन दोनों का ही केवल एक कोडान है, बाकी जितने भी अमीनो एसिड हैं सबके एक से अधिक कोडान है। उदाहरण के लिए यहां हमने लिखा है कि मेथियानिन और ट्रिप्टोफैन को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी हैं सबके, जैसे ल्यूसीन, आर्जिनिन, इन दोनों के प्रत्येक के 6-6 कोडान है। ल्यूसीन कहाँ है इसमें, ये है ल्यूसीन, 2 कोडान यहाँ है, 4 कोडान यहाँ, 4 2 6 कोडान इसको इसके हैं। इसी तरह से आर्जिनिन है, आर्जिनिन इसमें है, ये है 4 कोडान यहाँ आर्जिनिन के और 2 कोडान यहाँ। तो आर्जिनिन और ल्यूसीन के कितने कोडान हैं, दोनों के प्रत्येक के 6-6 कोडान हैं। बाकी सेरीन, प्रोलीन, थ्रियानिन, एलानिन, ग्लाइसिन, इनमें से प्रत्येक देखिए सेरीन के 4, प्रोलीन के 4, थ्रियानिन के 4, एलानिन के 4, ग्लाइसिन के 4, इनमें से प्रत्येक के क्या है, 4-4 कोडान है, जो कि डीजेनरेसी कैरेक्टर को शो कर रहा है। इसके अलावा आइसोल्यूसिन के पास 3 कोडान है और बाकी जितने भी एमिनो एसिड हैं सबके पास एक से अधिक कोडान है। कहने का मतलब 2-2 कोडान है। तो ये रहा इसका डीजेनरेट, यानी डीजेनरेट का मतलब एक ही अमीनो अम्ल को एक से अधिक कोडान कोड कर सकते हैं, जैसा कि यहां जेनेटिक कोड डिक्शनरी में आप साफ साफ देख सकते हैं। इसके बाद है जेनेटिक कोड इज नॉन एम्बिगुअस। जेनेटिक कोड नॉन एम्बिगुअस होता है, कहने का मतलब सेम कोडान सेम अमीनो अम्ल को ही कोड करता है। जो कोडान जिस अमीनो अम्ल को एक बार कोड करता है उसी को हमेशा कोड करता है। देखिए जैसे UUU कोडान है तो हमेशा अगर यहां देखिए फेनिलैलानाइन को कोड कर रहा है, UUU इसके बाद आप कहीं नहीं देखेंगे ये किसी और अमीनो एसिड को कोड करे। यानी जो कोडान जिस अमीनो अम्ल के लिए निर्धारित है वो उसी को कोड करेगा, उसके अलावा और किसी को कोड नहीं करेगा। ये क्या कहलाता है, इसका नॉन एम्बिगुअस नेचर कहलाता है। तो कोडान हमेशा स्पेसिफिक होते हैं, अमीनो एसिड स्पेसिफिक होते हैं। जो कोडान जिस अमीनो अम्ल को कोड करता है हमेशा उसी को कोड करता है, उसके अलावा और किसी और के लिए उपयोग नहीं हो सकता। जैसे UUU हमेशा फेनिलैलानाइन के, इसी तरह से UUC फेनिलैलानाइन के लिए हो सकता है। यानी एक अमीनो अम्ल के कई कोडान हो सकते हैं जिसको डीजेनरेट कैरेक्टर कहा जाता है, लेकिन एक ही कोडान कई अमीनो अम्ल को नहीं कोड कर सकता है।
एक कोडान जिसके लिए बना है उसी को कोड करता है, यानी फेनिलएलनिन के लिए है यू फेनिलएलनिन के, तो फेनिलएलनिन को ही कोड करेगा, यू फेनिलएलनिन के अलावा और किसी को कोड नहीं कर सकता। तो ये है इसका डीजेनरेट कैरेक्टर, इसका सॉरी नॉन एम्बिगुअस कैरेक्टर। तो नॉन एम्बिगुअस का मतलब सेम कोडान इज ऑलवेज, सेम कोडान ऑलवेज कोड्स फॉर सेम एमिनो एसिड। ठीक है, तो ये था नॉन एम्बिगुअस कैरेक्टर ऑफ जेनेटिक कोड। अब इसके आगे देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आता है सिक्स्थ कैरेक्टर, सम कोडान्स एक्ट एज, some codons act as initiation codon, initiation कोडान। कुछ कोडान समारंभ कोडान की तरह कार्य कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है AUG कोडान। AUG जो कि मेथियानिन को कोड करता है, यहाँ मेथियानिन है, मेथियानिन के लिए है। और ये क्या है, इनिशिएशन कोडान है। प्रोटीन संश्लेषण शुरू होने के लिए कोडान आवश्यक है। प्रोटीन से संश्लेषण का पहला कोडान AUG होता है। AUG के प्रकट होते ही प्रोटीन संश्लेषण प्रारंभ हो जाता है, इसीलिए AUG को क्या कहा जाता है, इनिशिएशन कोडान कहा जाता है। तो AUG जो कि मेथियानिन को कोड करता है, ये समारंभ कोडान अर्थात इनिशिएशन कोडान है। बैक्टीरिया में देखा गया है कि अगर AUG कोडान डिलीट हो जाए किसी कारण से, डिलीशन प्रक्रिया यानी म्यूटेशन के दौरान क्या हो जाए, ये डिलीशन का शिकार हो जाए, डिलीट हो जाए, तो ऐसी स्थिति में GUG कोडान इन केस ऑफ बैक्टीरिया भी इनिशिएशन कोडान की तरह काम करता है। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि AUG क्या हो, नॉन फंक्शनल हो, AUG उस समय काम ना कर रहा हो। तो ऐसी स्थिति में GUG जो कि वैलिन को कोड करता है, किसको कोड करता है, वैलिन है। GUG कोडान है दिस कोड्स फॉर वैलिन, वैलिन को कोड करता है। ये क्या हो सकता है, इनिशिएशन कोडान हो सकता है, इनिशिएशन कोडान की तरह काम कर सकता है। इसके अलावा कुछ कोडान, सेवेंथ अगर कैरेक्टर देखें इसका, तो सम कोडान एक्ट एज, कोडान्स एक्ट एज टर्मिनेशन कोडान या स्टॉप कोडान, टर्मिनेशन कोडान्स। कुछ कोडान टर्मिनेशन की तरह काम, टर्मिनेशन कोडान की तरह काम कर सकते हैं। कहने का मतलब जैसे ये कोडान प्रकट होते हैं, प्रोटीन संश्लेषण बंद हो जाता है, क्योंकि इनका एंटी कोडान किसी भी टीआरएनए के पास नहीं होता है, इसलिए कोई भी टीआरएनए इनको पहचान नहीं पाता। ठीक है, तो इनकी संख्या 3 है, 3 समारंभ कोडान। एक है हुआ UAA, UAG उग, और तीसरा UGA उगा। ये 3 हैं, क्या है, टर्मिनेशन या स्टॉप कोडान कहा जाता है, टर्मिनेशन या टर्मिनेशन कोडान कहा जाता है इनको, या स्टॉप कोडान या नॉनसेंस कोडान भी कहा जाता है इन्हीं को, कोडान या इन्हीं को क्या कहा जाता है, नॉनसेंस कोडान भी कहा जाता है। क्योंकि ये प्रोटीन संश्लेषण में बाधा उत्पन्न करते हैं, यानी प्रोटीन संश्लेषण को समाप्त कर देते हैं, इसलिए इनको टर्मिनेशन कोडान, स्टॉप कोडान या नॉनसेंस कोडान कहा जाता है। पूछा भी जाता है कि नॉनसेंस कोडान निम्नलिखित में कौन है, तो ये 3 आप याद रखिए। इनको याद करने का एक तरीका है हुआ, उग, उगा, इस तरह से आप इनको याद कर सकते हो। तो 3 क्या है, टर्मिनेशन या नॉनसेंस कोडान है, जिनके पहुंचते ही प्रोटीन संश्लेषण बंद। 1 2 तो यहां दिखाया गया है स्टॉप कोडान, UAA हुआ, उग को यहां दिखाया गया, उगा यहां है स्टॉप। तो 3 क्या है, स्टॉप कोडान है। क्यों, क्योंकि इनके एंटी कोडान किसी भी टीआरएनए के पास नहीं होते, जिसके कारण इनके प्रकट होते ही प्रोटीन संश्लेषण
बंद हो जाता है। मल्टीपल नंबर में पाए जाने के पीछे इसका एक तर्क भी है कि मान लीजिए अगर कोई एक कोडान लुप्त भी हो जाए, एक आध कोडान, तो बाकी बचे हुए कोडान प्रोटीन संश्लेषण को समाप्त कर सकें, तो इसीलिए मल्टीपल नंबर में होते हैं। इसके बाद है जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। जेनेटिक कोड क्या होता है? यूनिवर्सल होता है। एक बैक्टीरिया से लेके मैमल तक जेनेटिक कोड इज, हम मानव की बात कर सकते हैं, जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल, यानी जेनेटिक कोड सार्वत्रिक होता है। बैक्टीरिया से लेकर के मानव तक, यानी मैमल तक, जितने भी स्तनधारी हैं सब में एक जैसा ही जेनेटिक कोड पाया जाता है, यानी सबके कोडान एक जैसे होते हैं। एक जैसी जेनेटिक कोड डिक्शनरी होती है, एक जैसे कोडान होते हैं। जो कोडान बैक्टीरिया में कोड करता है, बैक्टीरिया में अगर वो फेनिलैलेनिन को कोड करा है तो मैमल में भी वही कोड करता है। कहने का मतलब बैक्टीरिया से लेकर मैमल तक सेम कोडान काम करते हैं, यानी जेनेटिक कोड हुबहू सेम होता है। ये विकासी क्रम को दर्शाता है, यानी मॉलिक्यूलर लेवल पे एक बैक्टीरिया और एक मानव में कोई अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका जेनेटिक कोड एक जैसा है। ठीक है। हालांकि जेनेटिक, जो इसको यूनिवर्सल जेनेटिक कोड कहा जाता है, प्राणियों में तो यूनिवर्सल जेनेटिक कोड एक पाया जाता है, एक जैसा होता है। लेकिन अगर इसके उन्हीं प्राणियों की कोशिका में चले माइटोकॉन्ड्रिया में देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ अलग तरह के कोडान देखने को मिलते हैं जो यूनिवर्सल जेनेटिक कोड के नियमों का पालन नहीं करते। तो माइटोकॉन्ड्रिया कह सकते हैं कि वो तो सेल है नहीं, सेल के अंदर का एक कोशिकांग है, तो उसका एक अलग तरह का डीएनए आपका जेनेटिक कोड वहां देखने को मिल सकता है। उदाहरण के लिए जो यहाँ उगा हमारे यहाँ है, उगा क्या है? टर्मिनेशन कोडान है। एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये क्या हो सकता है? इनिशिएशन कोडान हो सकता है। वहां इनिशिएशन कोडान की तरह काम करता है। तो इस तरह से जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो जेनेटिक कोड होता है वो यूनिवर्सल जेनेटिक कोड से भिन्न होता है। तो ये था जेनेटिक कोड के बारे में। यहाँ मैंने जेनेटिक कोड डिक्शनरी को बना दिया है ताकि चीज़ों को समझने में आसानी हो, इसके लिए मैंने बना दिया है। और इस जेनेटिक कोड डिक्शनरी को कैसे बनाया जाता है, इसके लिए आप मेरा इसके पहले वाला लेक्चर, जिसको हम जेनेटिक कोड पार्ट 1 नाम से रिलीज करेंगे, उसको आप देख लेंगे। तो वहाँ आप ये जेनेटिक कोड डिक्शनरी, हम इसको बहुत आसानी से बनाना उसमें हमने बताया है। आप उसको देखेंगे तो आप उसको समझ लेंगे कि जेनेटिक कोड डिक्शनरी जो इतनी बड़ी, इतनी कॉम्प्लिकेट दिख रही है, कितनी आसानी से इसको जनरेट किया जा सकता है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि जेनेटिक कोड का मेरा लेक्चर आपको पसंद आया होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और आपको जेनेटिक कोड को लेकर के आपकी समझ विकसित हो गई होगी। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आज का लेक्चर समाप्त करता हूं। धन्यवाद।